हे एवरीवन, वेलकम टू द लीगल मैजेस्टी, फील द ग्लोरी ऑफ लॉ। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 के भी स्पेसिफिकली हम केस लॉ से डील करेंगे। आज हम 25 से ज़्यादा केस लॉज के बारे में जानेंगे जो आर्टिकल 21 के कॉन्सेप्ट को और वाइड करता है। कहने को तो आर्टिकल 21 में सिर्फ 3 कीवर्ड्स हैं, वो है लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। बट क्या आर्टिकल 21 सिर्फ इन 3 कीवर्ड्स के ही स्कोप में है? नहीं, आर्टिकल 21 को जुडिशरी ने टाइम टू टाइम एक्सटेंड किया है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आर्टिकल 21 हमारे सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों पर ही अप्लाई होता है। सेकेंड चीज जो हम देखते हैं यहाँ पर आर्टिकल 21 में, वो है आर्टिकल 21 के 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक केस के पहले का एस्पेक्ट और सेकेंड मनेका गांधी के बाद का एस्पेक्ट। तो मनेका गांधी के पहले कुछ ऐसा हुआ था कि एक पर्सन थे, उनका नाम था A.K. गोपालन, और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था और वो आर्टिकल 21 के अंदर आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 21 का वॉयलेशन सिर्फ 2 कंडीशंस में होता है। पहला तो अरेस्ट एंड सेकेंड इज कोअर्शन। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही नैरो कर दिया है यहाँ पर, और ये नैरोनेस चली मनेका गांधी के केस तक। उसके बाद में मनेका गांधी का केस आया और मनेका गांधी के केस में ये हुआ कि मनेका गांधी का पासपोर्ट जो है वो सीज कर लिया था और मनेका गांधी को फॉरेन जाने से रोक दिया गया। मनेका गांधी जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने A.K. गोपालन के जो अपने डिसीजन को ओवररूल कर दिया और यहाँ पर एक टेस्ट दिया गया। वो टेस्ट था टेस्ट ऑफ रीजनेबल, विच मीन्स कि अगर कोई कानून जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल है तो फिर वहां पर आर्टिकल 21 का वॉयलेशन नहीं हो रहा। बट अगर वो जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल नहीं है तो आर्टिकल 21 का वॉयलेशन हो रहा। यहाँ पर ये चीज भी समझने वाली है कि कोर्ट ने ये भी कहा कि आर्टिकल 21 जो है ये अकेला नहीं है। आर्टिकल 21 कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 से कंट्रोल होता है और आर्टिकल 19 के एसेंशियल्स को ही ध्यान में रखा जाना चाहिए आर्टिकल 21 को डील करते टाइम। कोर्ट ने ये भी कहा कि राइट टू लाइफ जो वर्ड लिखा है आर्टिकल 21 में, उसका मतलब सिर्फ राइट टू लाइफ नहीं है, उसका मतलब राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी भी है। राइट टू लाइफ इज नॉट जस्ट फिजिकल एक्सिस्टेंस बट राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। ऐसा नहीं कि हाँ आप किसी को जीने का अधिकार दे रहे हो तो बस वो कैसे भी जी रहा है, कोई डिग्निटी नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कुछ नहीं, ना खाना है ना पानी है ना कुछ है, बस जी रहा है। ये लाइफ नहीं होती। एक ह्यूमन डिग्निटी होती है हर पर्सन, चाहे वो कितना ही रिच हो, चाहे वो कितना ही पुअर क्यों ना हो, उसकी एक ह्यूमन डिग्निटी होती है। तो वो ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीना ही आर्टिकल 21 बात करता है। इट्स नॉट मेयरली फिजिकल एग्जिस्टेंस। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में आर्टिकल 21 को एक्सपांड किया है। सबसे इम्पोर्टेंट केसेस हम आज डिस्कस कर रहे हैं और वो है, सबसे पहला तो हमारा केस है राइट टू प्राइवेसी का। बहुत बात चली थी राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, और आज भी ये टॉपिक ऐसा है कि आई थिंक ये टॉपिक एवरग्रीन हो चुका है। राइट टू प्राइवेसी एवरग्रीन टॉपिक है, चाहे आप वो आर्टिकल 21 के एस्पेक्ट में समझे, चाहे आप वो केस लॉ के एस्पेक्ट में समझे, चाहे आप वो ऐसे या फिर आर्टिकल राइटिंग के एस्पेक्ट में समझे। तो ये जो टॉपिक है ये टॉपिक एवरग्रीन है। ये राइट टू प्राइवेसी जो है ये आर्टिकल 21 में इंक्लूड किया गया था जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी, और इसी मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है जो प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 21। सेकेंड हमारा केस है ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये कहा गया था जोसेफ स्टाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले। आईपीसी की जो धारा है 497 ये बात करती थी कि अगर कोई पर्सन है जो मैरिड है, 2 पर्सन है आपस में मैरिड है, और उसमें अगर कोई लेट्स से वाइफ का अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और उस केस में जो वाइफ का जो लवर रहेगा वो उसे सजा हो सकती है बट वाइफ को कोई सजा नहीं होगी। तो ये जो चीज थी एडल्ट्री वाली, ये पूरी कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा था, एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो यहाँ पर कोर्ट ने जोसेफ स्टाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एडल्ट्री को कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और अब सिर्फ एडल्ट्री एक ग्राउंड रह गया है डिवोर्स का। इसके बाद जो है राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर प्यार से चलने को कोई तैयार है, अगर प्रेम से चलने को कोई तैयार है तो फिर उसे हथकड़ी क्यों लगाना।
सो द थिंग इज कि यहाँ पर अगर कोई पर्सन जो अरेस्ट हो रहा है, जिसे पुलिस अरेस्ट करना चाहती है, अगर वो पर्सन कोई भी तरह से डेंजर नहीं बता रहा है एस्केप होने का, या फिर वो क्लियरली अपने आप को समर्पित कर दे रहा है कि हाँ ठीक है मैं चलने को तैयार हूँ, तो फिर हैंड कफिंग की कोई जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हैंड कफिंग जो है, हथकड़ी लगाना जो है, वो कहीं ना कहीं इनह्यूमन है, आर्बिट्ररी है और अनरीजनेबल है। कोई जरूरत नहीं है तो मत लगाओ। और हैंड कफिंग सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में यूज होनी चाहिए, हर केस में नहीं। एक्सेप्शनल केसेस भी वहां पर जहां पर आपको प्रेजेंट, मतलब जहां पर आपको लग रहा है कि कोई ना कोई तरह का डेंजर है, वो पर्सन भाग सकता है, उस केस में ही आप हैंड कफिंग करे, अदरवाइज नहीं। वो तो हमारा केस है जिस केस में बताया गया था कि होमोसेक्सुअलिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो हमारा जो सेक्शन है 377 आईपीसी का, सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पेनल कोड बात करता था अननेचुरल ऑफेंसेस की। नाउ व्हाट इज अननेचुरल ऑफेंसेस? तो ऐसे ऑफेंसेस जो कहीं ना कहीं प्रकृति के अगेंस्ट है, राइट? तो इस चीज को उन्होंने पेनलाइज कर रखा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 377 जो है वो उस केस में है जहां पर एक पर्सन किसी और पर्सन के ऊपर जबरदस्ती कोई ऑफेंस कर रहा है, जबरदस्ती कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जो अननेचुरल है, तो वो ऑफेंस हो। दो पर्सन अगर म्यूचुअली अपनी पसंद से, अपनी रजामंदी से, दोनों एडल्ट है, 18+ है, और वो अगर कोई होमोसेक्सुअल एक्ट कर रहे हैं, तो वो कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल है। ऐसे केसेस में कोई ऑफेंस नहीं बनता है। अब यहाँ पर सेक्शन 377 आईपीसी जो है वो कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हुआ है, बल्कि वो सिर्फ उस केसेस के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है जब दोनों पर्सन म्यूचुअली कोई काम कर रहे हैं, म्यूचुअली अपनी पसंद से वॉलंटरीली कोई एक्ट कर रहे हैं। अभी भी 377 ऑफेंस है उन लोगों के लिए जैसे कोई जबरदस्ती अगर कोई एक्ट करता है। तो ये कहा गया था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में कि होमोसेक्सुअल एक्ट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल। इसके बाद में हम बात करते हैं मिनिमम वेजेस। तो मिनिमम वेजेस का एक केस था पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया था कि मिनिमम वेजेस भी अगर आप नहीं दे रहे हो तो वो आर्टिकल 21 का वायलेशन है। हमारे गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस एक्ट लाके रखा है और उस एक्ट के तहत 3-4 कैटेगरीज हैं कि अगर कोई पर्सन स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, लेबर है, तो उन्हें कितने वर्क का कितना पे मिलना चाहिए, मिनिमम पे मिलना चाहिए। मैक्सिमम तो वॉट एवर अप टू द एम्प्लॉयर, बट मिनिमम तो इतना मिलना ही चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अगर आप मिनिमम भी नहीं दे पा रहे हो तो ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है कंप्लीटली। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा 6th केस लॉ है, वो है रिलेटेड टू राइट टू लाइवलीहुड। तो ओल्गा तेलीस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इस केस में कहा था कि राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू लाइवलीहुड भी आ। तो एक्चुअली बेसिकली केस ये था कि कोई पर्सन थे, वो पर्सन ठेला लगाते थे और वो ठेला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उठा के हटवा दिया, और जो कुछ भी हुआ तो वो पर्सन चले गए सुप्रीम कोर्ट और वहां से उन्होंने ये ऑर्डर ले लिया कि राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू लाइवलीहुड भी आता है। हम सब जानते हैं कि जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21, 14 और 19 तीनों आपस में एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो 14, 21 और 19 तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है, तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। 19 बात करता है राइट टू प्रोफेशन की, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन की। तो 19 के अंदर अगर फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज 21 से भी लिंक्ड है। अगर हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं 14 में, तो वो 21 के अंदर लिंक्ड है। तो ये तीनों आपस में लिंक्ड। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट केस लॉ की, वो है राइट टू शेल्टर। नेक्स्ट हमारा केस है रिप्रोडक्टिव चॉइसेस। सुचित्रा श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर में कहा गया था कि एक बेबी की डिलीवरी देना ये राइट है आर्टिकल 21 में। ये उसका डिसीजन है कि वो बेबी को डिलीवर करना चाहती है या नहीं चाहती, ये आर्टिकल 21 में गवर्न है। Now next is right to health। तो परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मैटर में कहा गया था कि सारे जो भी डॉक्टर्स हैं, वेदर दे आर प्राइवेट और गवर्नमेंट, तो उन्हें जो फर्स्ट एड होता है वो फर्स्ट एड इंजर्ड पर्सन को इमीडिएटली देना उनकी लीगल ड्यूटी भी है। आपको पता होगा कि जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो जब भी
ओथ लेते हैं मेडिकल प्रैक्टिस की, तो उस टाइम पे वो ये ओथ लेते हैं कि वो कभी भी किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं करेंगे मेडिकल असिस्टेंस देने से। उसी चीज़ को इसमें एक एक्सटेंड करके बताया गया है कि जब भी कोई इंजर्ड पर्सन आ रहा है आपके पास में, तो एटलीस्ट आप उसको फर्स्ट एड तो दे ही सकते हैं, राइट। तो ये सारे डॉक्टर्स के लिए था, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। अगला हमारा केस है राइट टू स्लीप। तो रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में डिक्लेयर हुआ था कि राइट टू स्लीप भी फंडामेंटल राइट है। क्यों? क्योंकि ये एक पर्सन की बायोलॉजिकल नीड है। जैसे एक पर्सन खाने के बिना नहीं रह सकता, पानी के बिना नहीं रह सकता, एनवायरनमेंट चाहिए उसे रहने के लिए, वैसे ही स्लीप भी उसकी बेसिक नेसेसिटी है, वो स्लीप के बिना नहीं रह सकता। अगला हमारा केस लॉ है अरेस्ट ऑफ जजमेंट डेटर। तो जो जजमेंट डेटर है, दो टर्म होती है, एक जजमेंट डेटर होता है और एक जजमेंट होल्डर होता है। तो जो जजमेंट डेटर है, मतलब जिसके अगेंस्ट में फैसला आया है, वो होता है जजमेंट डेटर। अब जजमेंट डेटर का जो अरेस्ट है, वो अरेस्ट वॉयलेशन होगा आर्टिकल 21 का। तो इस केस को थोड़ा सा अच्छे से समझे तो इस केस में कहा गया था कि अगर कोई जजमेंट डेटर है और वो जजमेंट डेटर ऑनेस्ट है, मतलब वो डिसऑनेस्ट कहीं से शो नहीं कर रहा है, वो पैसा देना चाहता है, तो यहाँ पर कहा गया था कि कोई ऑनेस्ट जजमेंट डेटर है और वो जजमेंट डेटर को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लैक नहीं कर रहा है, फेल नहीं हो रहा है पैसे देने में, फिर भी आप उसको गिरफ्तार कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 का वायलेशन है। अगला हमारा केस है बॉन्डेड लेबर के ऊपर। तो निर्जा चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, इस केस में कहा गया था कि बॉन्डेड लेबर जो भी है उन्हें रिहैबिटेट करना चाहिए, उन्हें ढूंढना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गरीबों को ले लेते हैं और फिर फैक्ट्रीज में दिन रात काम करवाते हैं, दिन रात उनसे मेहनत करवाते हैं और पैसों के नाम पे उन्हें कुछ नहीं देते, सिर्फ खाना दे देते हैं बस, और कुछ भी नहीं दिया जाता। तो ये कहीं ना कहीं बॉन्डेड लेबर है, इन्हें कुछ पे नहीं कर रहे हैं, इनकी कोई लाइफ नहीं है, बस इनसे काम करवाते हैं। तो ये चीज़ को जो एनजीओज है, इन्हें ढूंढना चाहिए ऐसे लेबर्स को, और फिर उन्हें एक ऐसी लाइफ देना चाहिए जहां पर वो अच्छे से जी सके। नेक्स्ट हमारा केस है राइट टू डाई। तो ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसके केस में कहा गया था कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। तो देखो बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसा समझ लेते कि अगर कोई चीज़ हमारे पास में प्रिविलेज है तो हमारी मर्जी है वो, कि हम चाहे तो करें, हम चाहे तो ना करें, पर ऐसा नहीं है। हमारे पास में राइट टू लाइफ है, पर हमारे पास में राइट टू डाई नहीं है। ये क्यों? क्योंकि हमारी जो लाइफ है ये हमारी अपनी नहीं है, ये हमारे फैमिली मेम्बर्स की है, हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए राइट टू डाई का अधिकार हमें नहीं दिया गया है, और इसीलिए सेक्शन 309 जो है आईपीसी का, वो कहता है कि अगर आप आत्महत्या कर रहे हो तो यहाँ पर आत्महत्या की भी पनिशमेंट है। इसीलिए क्योंकि आपके पास में मरने का अधिकार नहीं है, आपके पास में जीने का अधिकार तो है, पर आप मर नहीं सकते हो। नेक्स्ट हमारा केस है पैसिव यूथनेशिया। ये केस जो है ये बहुत ही एक दर्दनाक सा केस हुआ था। अरुणा शानबाग जो थी, एक नर्स थे, और इनके साथ में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद में ये कोमा के स्टेट में थे और कई सालों तक ये कोमा में ही रहे। तो जो हॉस्पिटल डिपार्टमेंट था उन्होंने कहा कि अब इनकी कोई चांस नहीं है कि ये बच जाए इन फ्यूचर, या फिर इनकी सांसें वापस आ जाए, वो सिर्फ कोमा के स्टेट में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारे पास में किसी पर्सन की लाइफ छीनने का अधिकार तो नहीं है, बट हम जो उनकी जो भी सपोर्ट सिस्टम है, जो भी वेंटिलेटर्स है, जो भी ऑक्सीजन है, जो कुछ भी हमने सिस्टम उन्हें दिया है उनकी लाइफ को चलाने के लिए, वो सब अगर हम हटा दें तो उसे कहते हैं पैसिव यूथनेशिया। मतलब हम एक्टिवली उन्हें कोई दवाई या कोई इंजेक्शन नहीं दे रहे जिससे उनकी जान चले जाए, बट हम पैसिवली उनके जो सप्लीमेंट्स है, जो भी उनकी सिस्टम है, जो भी मशीनरी उनको उनकी लाइफ सपोर्ट दे रही है, वो मशीन्स को हम हटा दें। तो ये चीज़ पैसिव यूथनेशिया कहलाती है, और पैसिव यूथनेशिया इस केस में अलाउ की गई थी। नेक्स्ट हमारा केस है सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर। नाउ व्हाट इज सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर? तो ये हमारा 15th नंबर का केस है,
और ये केस ये डिसाइड हुआ था नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कि सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी गारंटेड अंडर आर्टिकल 21। कोई भी पर्सन अपने जेंडर का सेल्फ डिटर्मिनेशन कर सकता है, ये पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है, यह आर्टिकल 21 में गारंटेड है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट केस है 16th चाइल्ड राइट। तो बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में डिसाइड हुआ था कि सर्कस में किसी भी तरह का सेक्सुअल, फिजिकल या इमोशनल अब्यूज बच्चों के ऊपर, ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है। आपने पहले देखा होगा, अभी तो नहीं होता है इतना, बट पहले के टाइम में सर्कस में बच्चों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, इवन जानवरों का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। तो बच्चों को किसी न किसी तरीके से फिजिकली, सेक्सुअली या इमोशनली अब्यूज़ किया जाता था वहाँ पर रहने के लिए, वहाँ पर एक्ट करने के लिए। तो ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। हमारा नेक्स्ट केस है राइट टू फ्री लीगल एड। बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है ये, इस केस को आपको मार्क करके रखना चाहिए। ये केस है MH हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में कहा था कि राइट टू फ्री लीगल एड इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस। क्यों? क्योंकि जो राइट टू फ्री लीगल एड है ये हर पर्सन को मिलना चाहिए। हमारा नेक्स्ट केस है राइट टू स्पीडी ट्रायल। तो ये भी इम्पॉर्टेंट केस है बहुत ज़्यादा। हुस्नारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में कहा गया था कि स्पीडी ट्रायल जो है ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कोई मैटर इंस्टीट्यूट हुआ है और उसका डिसीजन आज से 30-40 ईयर्स बाद आ रहा है। तो जो मेंटल कंडीशन होती है ना जो पार्टीज़ की, वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी ट्रायल होनी है वो स्पीडी होनी चाहिए। फेयर इन्वेस्टिगेशन। तो निर्मल सिंह खालून वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में कहा था कि फेयर ट्रायल के अंदर फेयर इन्वेस्टिगेशन भी आती है। हमारा नेक्स्ट केस है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट केस है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अंडर ट्रायल जो है, अंडर ट्रायल्स को कन्विक्ट्स के साथ रखना आर्टिकल 21 का वायलेशन है। अंडर ट्रायल्स का मतलब होता है कि जो पर्सन पर अभी ट्रायल चल रही है वो कन्विक्ट डिक्लेयर नहीं हुए हैं और उनकी ट्रायल अभी भी चल ही रही है, और उन्हें अगर आप कन्विक्ट्स के साथ रख रहे हो, कन्विक्ट्स मतलब जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है कि हाँ इन्होंने कोई ऑफेंस किया है, तो उन्हें अगर आप कन्विक्ट्स के साथ रख रहे हो तो उनका मेंटल स्टेटस कितना खराब हो जाएगा, उनके मेंटल स्टेटस पर क्या असर पड़ेगा। और हो सकता है अंडर ट्रायल्स का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई ऑफेंस किया ही है। अंडर ट्रायल मतलब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है 50-50 की, हो सकता है उन्होंने किया हो सकता है उन्होंने ना किया हो। अगर कोई केस ऐसा होता है कि कोई पर्सन है जिसने कोई ऑफेंस नहीं किया, उसे झूठा फंसाया गया है या फिर कोई मिस इंटरप्रिटेशन के कारण उस पर मैटर चल रहा है और हो सकता है वो बाद में एक्विट हो जाए, पर अगर आप उसको जेल में कन्विक्ट लोगों के साथ रख रहे हो तो उसके मेंटल स्टेटस पर कितना बुरा असर पड़ेगा, और ऐसा ना हो जाए कि वो खुद बाद में कोई ऑफेंस कर दे। तो ये चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन किया और कहा कि ये चीज़ गलत है और इन दोनों को सेपरेट रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा केस है राइट अगेंस्ट थर्ड डिग्री मेथड। तो सुप्रीम कोर्ट ने किशोर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के मैटर में कहा कि जो भी पुलिस अगर थर्ड डिग्री का यूज करती है तो ये वॉयलेशन है आर्टिकल 21 का। थर्ड डिग्री एक तरह से बहुत बड़ा टॉर्चर होता था। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा नेक्स्ट केस है 22 नंबर का। इस केस का नाम है मुरली देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्मोकिंग जो है वो अगर आप पब्लिक प्लेस पर करते हो तो उससे स्मोकर जो पर्सन है उसकी हेल्थ पर तो एडवर्स इफेक्ट पड़ ही रहा है, पर जो वो स्मोक छोड़ रहा है, धुआं छोड़ रहा है, उससे आसपास के लोगों को भी असर होता है, इवन स्मोकर से ज़्यादा असर होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि पब्लिक प्लेसेस पर जो स्मोकिंग है इसे बैन करना चाहिए और अगर ऐसा कोई पर्सन करता पाया जाता है तो उस पर फाइन इम्पोज किया जाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट केस है राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग।
तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मा देवी इस केस में कहा था कि डेथ सेंटेंस अगर आप दे रहे हो वो भी पब्लिक हैंगिंग के साथ, तो वो आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है। मतलब आप डेथ सेंटेंस तो दे सकते हो कोई केस में, इवन आप फांसी की सजा भी दे सकते हो, पर आप उसे पब्लिक हैंगिंग के साथ नहीं दे सकते। यहाँ पर जो वर्ड है पब्लिक हैंगिंग, विच मीन्स इट मीन्स कि लोगों के सामने सजा दी जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि पब्लिक हैंगिंग के साथ में अगर आप कोई डेथ सेंटेंस दे रहे हो तो वो गलत है और वो वायलेशन है। हमारा नेक्स्ट केस लॉ है वो इसी से रिलेटेड है, दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कहा गया था कि फांसी की सजा दी जा सकती है और वो आर्टिकल 21 का वॉयलेशन नहीं है। हमारा नेक्स्ट केस है टीवी वथी स्वर्णम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो इस केस में कहा था कि अगर कोई पर्सन है उसे डेथ सेंटेंस अवॉर्ड की जा चुकी है, फिर भी उसको अगर डेथ सेंटेंस आप नहीं दे रहे हो तो ये आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है। मतलब ये उस पर्सन के मेंटल स्टेट पर इतना ज़्यादा हार्म है, मतलब उसे पता है कि मैं मरने वाला हूँ, पर कब, आज कल परसों कोई पता नहीं है, और आप कंटिन्यूसली उसको डीले कर रहे हो, और वो पर्सन का जो मेंटल स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ होगा। वो पर्सन का जो मेंटल स्टेटस है वो आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है और ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा केस है नीलवती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी पर्सन वो पुलिस कस्टडी में अगर उसकी डेथ होती है बीटिंग वगैरह की वजह से, अगर उसे पुलिस ने मारा है पुलिस कस्टडी में और उसकी डेथ हो गई है, तो फिर उसके फैमिली को कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा केस है अरेस्ट एंड डिटेंशन के ऊपर जो गाइडलाइंस आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। इस केस पर एक पूरा अलग से वीडियो आ सकता है, इतना इम्पॉर्टेंट केस है ये। तो इस केस में कहा था कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, वेदर इट बी पुलिस ऑफिसर, वेदर इट बी सीबीआई या फिर कोई और भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उन्हें कुछ गाइडलाइंस दी गई थी अरेस्ट एंड डिटेंशन के ऊपर, और उन्हें ये गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से गाइडलाइंस दी थी अरेस्ट ऑफ पर्सन्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। सेम केस है, दोनों में गाइडलाइंस ही दी गई थी। हमारा नेक्स्ट केस है रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो इस केस में कहा था कि एक्चुअली इस केस में ऐसा हुआ था कि एक पर्सन थे रुदल शाह नाम के, कोई चीज़ के लिए उन्हें पनिशमेंट मिली थी और वो पनिशमेंट उनकी कंप्लीट हो चुकी थी, और फिर भी उन्हें जेल में अंदर बंद करके रखा था। उनके रिलीजिंग ऑर्डर आ चुके थे बट उन्हें रिलीज़ नहीं किया गया था, और रुदल जो थे उन्हें पता ही नहीं था कि उनका पीरियड कितना, उनकी फैमिली में कोई नहीं था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि अगर आप कोई पर्सन है और उसे आपको रिलीज़ करना था और आपने उसे रिलीज़ नहीं किया है, तो यहाँ पर आपको उस पर्सन को कंपनसेशन देना होगा, क्योंकि आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है। वो लिबर्टी में जी सकता था, आपने उसकी लिबर्टी यहाँ पर छीनी है, तो ये आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है। हमारा 30 नंबर का केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये भी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन, इसके ऊपर गाइडलाइंस दी थी। बहुत केसेस में ऐसे होता है कि वर्क प्लेस पर वुमेन के साथ में कई तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गाइडलाइंस दी थी, और ये गाइडलाइंस को हर वर्क प्लेस पर फॉलो करना मैंडेटरी है। हमारा नेक्स्ट केस है राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की जहाँ बात आती है तो वहाँ पर बात होगी MC मेहता जी की। इन्होंने एनवायरनमेंट और सोशल सर्विसेज के ऊपर कई सारे PIL लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये क्लीन एनवायरनमेंट वाला जो केस है ये भी उनसे ही रिलेटेड है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि क्लीन एनवायरनमेंट जो है ये हमारा अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। नेक्स्ट हमारा जो है वो है आर्टिकल 21A। एक्चुअली आर्टिकल 21A इसमें इंक्लूड नहीं होता है। आर्टिकल 21A जो है ये अलग से इंसर्ट किया गया था, और इसमें कहा गया था कि 6 साल से 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना ये हर बच्चे का फंडामेंटल राइट है।
और ये जो है ये 21A एक्चुअली आया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के बाद। सबसे पहले जो वर्ड है राइट टू एजुकेशन, ये इस्तेमाल हुआ था मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के मामले में, और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू एजुकेशन जो है ये फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। तो कहीं ना कहीं जो राइट टू एजुकेशन है ये 21A में जो इंसर्ट किया गया है ये 21 आर्टिकल का ही फॉलो अप है, और यही बात को अगले केस में कहा गया था उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में कि हाँ राइट टू एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये एक फंडामेंटल राइट है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और ऐसे ही आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपना एक व्हाट्सएप पर ग्रुप बना लेना जिसमें सिर्फ आप हो या फिर आपके 2-3 फ्रेंड्स हो, और वहाँ पर उस व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि आपको सारे वीडियो एक ही जगह पर मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में।